हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके आज मेंस के टॉपिक में एक अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। इससे पहले मैंने लेटर राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो एसे राइटिंग है। यही टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक है वही बढ़ जाते हैं, जैसे इडियम फ्रेजेस, वोकेबुलरी तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, और ग्रामर के कुछ जो पार्ट होते हैं जैसे वॉइस जनरेशन और कॉमन एरर तो नहीं पूछेगा। वॉइस जनरेशन आपको करना होगा क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए आ सकता है। जो पिछली बार सिलेबस था उससे इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, इस कारण से ये टॉपिक्स जुड़े हैं। नहीं तो पिछली बार ये टॉपिक्स नहीं थे, लेकिन इडियम फ्रेजेस आपको करने पड़ेंगे। तो चलिए आज हम ऐसे राइटिंग को देखते हैं। ये जो ऐसे राइटिंग है ये ऑफिशियल जो सिलेबस है उसी के अनुसार हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले जो वीडियोस मैंने डाल दी हैं उन सभी को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि मेंस की जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो ज़रूरी है। जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी हम जो हम लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल से के थ्रू कर रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं मेंस के टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा कि एक गुड ऐसे कैसे लिखा जाए। ठीक है, एक गुड ऐसे आपको कैसे लिखना है इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। हमारा जो तैयारी है वो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट को डेडिकेटेड है। तो जो उसी के जो संदर्भ में कई सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। और जो हमारी तैयारी है वो बेस्ट कंटेंटों के साथ हो रही है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो मेंस की प्रैक्टिस है और जितने भी वीडियोस के पीडीएफ होते हैं मैं यहीं पे डालता हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जो इससे है वो आखिर होता क्या है, तो ये एक व्यू होता है। ठीक है, ऐसे क्या है, तो ये जो लिटरली कंपोजिशन होता है, जो कि एक कोई भी सब्जेक्ट पे आपका जो लिटरली कंपोजिशन है वो जो ऐसे होता है। यूजुअली जो ऐसे होता है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। आपका एक्सपीरियंस जो है उसको शेयर करने के लिए होता है। आपको जो कोई आइडिया है आपको उसको क्लियरिफाई करने के लिए आप इसे लिख सकते हैं। या फिर यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव राइटिंग स्किल, इससे आपको लिखा जाता है। तो हमारे जो जो जॉब प्रोफाइल है उसमें राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस कारण से जो ऐसे है उस टॉपिक को हमारे जो सिलेबस है उसमें जोड़ा गया है। ऐसे कई टाइप के होते हैं, धीरे धीरे हम उन टाइपों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस स्लाइड से एक हम जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप इसमें सबसे पहला जो स्टेप्स है वो आप फॉलो करेंगे कि सबसे पहले आपको रीड करना है थॉरोली, और उसके बाद जो उसका सब्जेक्ट है उसको समझ पाएँ उस तरह से रीड करें। जो टॉपिक है वो चूज करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक पे हमको मिला है लिखने के लिए। 3 जो टॉपिक है उनमें से एक चूज करें। उसके बाद उसका आउटलाइन बनाएं, मतलब एक रफ पेज है उस पे आप इसका आउटलाइन बना लें कि किस तरह से कौन कौन से पॉइंट हमको लिखने हैं और उसको कैसे लिखने हैं। और उसके बाद जब अपने पॉइंट्स को आप तैयार कर लें तो उसको एक स्ट्रक्चर दें। ठीक है, एक स्ट्रक्चर जो कि जानते हैं आप कि जो ऐसे का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसका पहला जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसका बॉडी पार्ट आप लिखते हैं, और उसके बाद उसका कंक्लूजन लिखते हैं। और जो इंट्रोडक्शन हो उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट होना चाहिए, और बॉडी पार्ट से रिलेटेड कंक्लूजन होना चाहिए। यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन में आप जो आर्गूमेंट्स देते हैं उनको कंक्लूजन में आपको वेरीफाई या फुलिफाई करना होगा, आपको सेटिस्फाइड करना होगा उन कंक्लूजनों से कि आपने जो लिखा है वो 100% आपने सही लिखा है। तो वो कंक्लूजन को आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन को वेरीफाई करेंगे कंक्लूजन में। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे हो। उसके बाद आप जो राइटिंग ऐसे आप लिख देंगे। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन है ये सारी बातें मैंने बता दी, इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। उसके बाद जो बॉडी पार्ट्स है वो लिखेंगे, और उसके बाद जो सबसे लास्ट है वो कंक्लूजन लिखेंगे। और ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड या कनेक्टेड होने चाहिए। तो ये एक ओवरव्यू था, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो आप एडिट इसे ज़रूर करें। यदि आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स से मैंने जो ऊपर होनी चाहिए थी, कुछ नीचे होनी चाहिए थी, कुछ पैराग्राफ्स जो हैं वो मैंने पहले नहीं लिखा, उसको पहले होना चाहिए था, मतलब कि जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस पैराग्राफ के इम्पोर्टेंस के आधार पे आप बॉडी पार्ट में पैराग्राफ्स को इधर उधर अरेंज कर सकते हैं।
तो ये एक वो जनरल ओवरव्यू था। इन्हीं जो पार्ट हैं इनको आगे के जो वीडियोज़ हमारा होगा उसमें डिस्कस करेंगे। जो एक ऐसे होता है उसकी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, उसके क्या-क्या गुण होंगे एक अच्छे ऐसे की, तो उसी के बारे में ये स्लाइड है। तो सबसे पहले उसमें यूनिटी होना चाहिए, ठीक है? आप जो सब्जेक्ट है आपका दिया हुआ वो जो आपने जिस टॉपिक को आपने चुना है उसको आप क्लैरिफाई डिफाइन करें। ऐसा नहीं हो कि आप जो डिफाइन करें वो अच्छे से ना डिफिनिशन आप दे पाएँ उसका, उसको जो इश्यू है उसको अच्छे से डिफाइन ना कर पाएँ, तो ये आपके जो नंबर है उसको कम कर देगा। आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आप जो आपका सब्जेक्ट मिल रहा है, आपका टॉपिक मिल रहा है उसको क्लियरली डिफाइन ज़रूर करें। उसके बाद जो आप जो सब्जेक्ट है उसको डिफाइन करेंगे, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू अपना ज़रूर डालें, ठीक है? जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके जो उससे रिलेटेड उसके सराउंडिंग जितने भी पॉइंट्स आते हैं, उनके जो व्यू हैं आप उसे ज़रूर डालें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो जो एसे है उसको जो ऑर्डर करना, ठीक है? आप जब तैयार करेंगे बॉडी पार्ट्स तो उसमें पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, किस तरह आपका बॉडी है, आप कितने जो वर्ड्स हैं उनके जो कितने वर्ड्स के ऐसे आपको लिखना है। जैसे हमारे जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा लगभग 500 वर्ड ही पूछे जाएंगे, तो हमारा जो पैराग्राफ होगा वो लगभग 2 से 3 पैराग्राफ में हमारा जो ऐसे है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आप जो पैराग्राफ है उसको इम्पोर्टेंस के आधार पे सजाना होगा कि कौन-सा पहले आएगा, कौन-सा नीचे आएगा, तो हमारा जो ऑर्डर है वो सही होना चाहिए। और उसके बाद जो डेफ़िनिट कंक्लूज़न जो है वो लिखना चाहिए और सर्टेन ऑर्डर में होना चाहिए। उसके बाद जो आपका स्टाइल कैसा होना चाहिए ऐसे के लिए वो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपका स्टाइल जो होना चाहिए उसमें आप लैंग्वेज जो हो वो सिंपल यूज़ करें। ऐसा नहीं हो कि जो लैंग्वेज आप जो फ्रेंडली आप किसी दोस्त से को लेटर लिखते हैं उस तरह से यूज़ करें। नहीं, आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो ऑफ़िशियल होना चाहिए, ठीक है? और आपका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो भी सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टफ़ आप ग्रामेटिकल जो सेंटेंस है वो यूज़ करें। नहीं, आपका लैंग्वेज भी सिंपल होना चाहिए और जो आपका सेंटेंस है वो भी सिंपल होना चाहिए, क्योंकि आप इस जो अपना व्यू है वो देना चाह रहे हैं, ना कि आप अपना ग्रामर जो है उसको दिखाना यहाँ पे है, ठीक है? तो आपका इंग्लिश कितना क्लियर है वो नहीं दिखाना है, आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है, ठीक है? आप क्या सोच रहे हैं, एक टॉपिक आपको मिला तो उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, वो आपको यहाँ दिखाना है। तो इसीलिए लैंग्वेज जो हो वो सिंपल होनी चाहिए और जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो वो भी सिंपल होना चाहिए। कुछ बातें ज़रूरी हैं जो आपके एसे में होना ही चाहिए, ठीक है? एक गुड एसे जो है उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो इन बातों को आप नोट कर लें। इसमें आपको एक सूटेबल सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आपको मिला है उसके सूटेबल ही आप उसके मैटर्स को तैयार करेंगे, ठीक है? ये सबसे पहला काम है। उसके बाद जब आपका मैटर जो है वो पूरा तैयार हो जाएगा, एक रफ आउटलाइन आप बना लेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हमको लिखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसके बाद आप उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करें। मैं हर बार कह रहा हूँ कि प्रॉपर अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप जो उसका अरेंजमेंट हो, कौन इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, कौन कम है, उसके आधार पे करें, ठीक है? उसके बाद जो आप एक्सप्रेशन जो होना चाहिए आपका, एडुकेट होना चाहिए, वो जो एक्सप्रेस आप वर्डों को करें, जो टॉपिक है उसको एक्सप्रेस करें, वो क्लियरली आप एक्सप्रेस करें। ऐसा नहीं हो कि जो व्यक्ति है वो इसे सोचने में पढ़ने के बाद उसे सोचना पड़े कि आखिर ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, जो स्टूडेंट है वो क्या कहना चाह रहा है। ऐसा नहीं हो, आप जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद उसका जो लॉजिकल फ्लो आपका होना चाहिए, जो आप पैराग्राफ्स लेंगे, यदि पैराग्राफ 1 है, 2 है, 3 है, तो आप जो पैराग्राफ्स लेंगे उसका फ्लो जो हो वो लॉजिकल होना चाहिए। इस जो पैराग्राफ है इससे ये पैराग्राफ जुड़ा होना चाहिए, इस पैराग्राफ है उससे ये पैराग्राफ जुड़ा होना चाहिए, और जो लास्ट पैराग्राफ है उससे कंक्लूजन जुड़ा होना चाहिए, और कंक्लूजन से इंट्रोडक्शन जुड़ा होना चाहिए। तो जो पूरा ऐसे है वो जो लिंक होना चाहिए, इंटर कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप जो है वो आप पर्सनल नहीं होंगे। ऐसे जब भी आप लिखेंगे तो आप पर्सनल ना हो। यदि आपको कोई पॉलिटिकल व्यू दे दिया जाए लिखने के लिए, और यदि आप सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, या आप सपोर्ट करते हैं आरजेडी को, या आप सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को, तो इसमें आप पर्सनल हो सकते हैं। जब आपको ऐसे व्यूज़ दिए जाएं, जब आपको सोशल ओपिनियन बेस्ड व्यू दिए जाएं, जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि जो शराबबंदी हुई है वो कैसा है, इस पे अपना व्यू दें, तो इसमें आप पर्सनल ना हो। हमेशा कोशिश करें कि गवर्नमेंट के साथ चलें, ठीक है? जो गवर्नमेंट निर्णय ले रही है उसके साथ ही चलें, गवर्नमेंट को अवॉइड करें, ठीक है? तो कोशिश करें कि पर्सनल जो ऐसे में ना हो। कभी भी आप जो अपना व्यू है वो एक्सट्रीम ना दें,
ठीक है, आप जो नॉर्मल व्यू है वही दें। जो ये इसमें आप सबसे अच्छा बात याद रख सकते हैं, मध्यम मार्ग अपनाएं, जो कि गौतम बुद्ध का जो मार्ग था उसे अपनाएं, मध्यम मार्ग। कभी भी जो एक्सट्रीम व्यू ना दे, जो सॉल्यूशन हो वो एक्सट्रीम ना दे, प्रॉब्लम एक्सट्रीम ना दे। अपना जो व्यू है वो एक बैलेंस्ड व्यू देना चाहिए। ठीक है, कभी भी जो आप प्रॉब्लम दें, जब आप ऐसे लिखें तो आप प्रॉब्लम्स देंगे तो उनको जो है पॉसिबल सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करें। ठीक है, जो यही यदि आप जो सॉल्यूशन नहीं देंगे तो ये आपके लिए समस्या खड़ी करेगी। तो यदि आप प्रॉब्लम्स देते हैं तो उनके जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो भी दें। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सॉल्यूशन दे दें, ऐसा ही सॉल्यूशन जो दो पॉसिबल है। तो इस तरह से एक ऐसे आप जो अच्छा ऐसे है वो उनमें इन बातों को कंटेंट करेंगे तो आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। हमेशा कोशिश करें कि गवर्नमेंट को कभी क्रिटिसाइज ना करें, जो एक्सट्रीमली क्रिटिसाइज ना करें। थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन आप गवर्नमेंट को एक्सेसिवली जो है वो क्रिटिसाइज नहीं करें। कोई भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नमेंट हो, उसको क्रिटिसाइज ना करें। जो आपका व्यू होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए, मैं कई बार कह चुका हूँ। और जो पीछे के टॉपिक्स थे जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इससे हो गया, उसमें भी इस बातों को बताया कि जो आपका वर्ड है उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक जो वर्ड आपने, एक पैराग्राफ है उसमें आप जब एक जो व्यू है उसको आपने दे दिया तो अगले पैराग्राफ में वो व्यू नहीं आना चाहिए, उससे थोड़ा हट के व्यू आना चाहिए। और लेकिन वो व्यू इससे कनेक्टेड होना चाहिए। और ये सब चीज़ें आएगी कैसे? तो ये सब चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस से। ठीक है, आपको कंटेंट तो होना चाहिए, सबसे बेस्ट है आपको कंटेंट होना चाहिए, मस्ट है ये। आप जो यदि आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए तो आप उस पर लिख सकें, ऐसा आपको नॉलेज उसमें होना चाहिए। उसके बाद ही आपको वो जो रेपिटेशन होगा वो वर्ड का नहीं होगा, और आप जो पैराग्राफ्स हैं उनको इंटरलिंक या कनेक्ट कर पाएंगे जब आपके पास पर्याप्त जो कंटेंट है वो होगा। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपके सोर्सेज, जो आप स्टडी करेंगे ऐसे के टॉपिक को तैयार करेंगे तो उसके सोर्सेज क्या होने चाहिए। तो आप बुक्स पढ़ेंगे, कोई भी बुक्स जो आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हो, जो आपके इश्यूज भारत में चल रहे हैं या विश्व में चल रहे हैं उनसे रिलेटेड हो, उनसे रिलेटेड आप बुक्स को पढ़ें। यदि उन बुक्स को आपको अच्छा कोई बातें लगे, कोई भी बुक्स हो उनमें कोई बातें आपकी अच्छी लगे, जो आपके जो कोई भी इशू से रिलेटेड हो, तो उनको आप बातों को ध्यान रखेंगे तो ये बुक्स आपको हेल्प करेंगे। कोई भी आप ऐसे के जो बुक आपने खरीद ही लिया होगा, क्योंकि आप इससे जो कई सारे स्टूडेंट मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे कि ये बुक सही है, वो बुक सही है। तो आप मैं जानता हूँ कि आपने बुक जो है वो खरीद ही लेंगे, तो वो बुक्स को आप ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, बुक्स अच्छे होते हैं। उसके बाद आप रेफ़र कर सकते हैं योजना या कुरुक्षेत्र, ये हर महीने मैगज़ीन आती है। इसमें जो गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स होते हैं, जितने भी उसके जो व्यूज़ होते हैं, गवर्नमेंट के जो एक्सपर्टीज़ होते हैं, जितने भी जो गवर्नमेंट पोस्ट पे जो होते हैं उनके जो इसमें व्यूज़ दिए रहते हैं। तो ये जो आपको एक टॉपिक चूज़ करने में ये हेल्प करेगा। तो आप योजना या कुरुक्षेत्र को ले सकते हैं। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है। ये तो आपको इंग्लिश भी इम्प्रूव करेगा और जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो भी आएगा, और इससे जो आपको इन्फॉर्मेशन है जो अभी वर्तमान में क्या चल रही है स्थिति, उसके नॉलेज भी मिलेंगी। उसके बाद अपने जो सब्जेक्ट है वो टॉपिक के रिलेवेंट जो है वो कोट्स ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन हो, कंक्लूजन हो, इनमें कोट्स को यूज करना जो है वो हेल्पफुल हो जाएगा। इससे आपको नंबर जो है वो अधिक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जो नेक्स्ट है वो आपका जो टॉपिक है वो कैसे चूज करें। जो आपका टॉपिक होना चाहिए वो भी चूज करना आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको सिर्फ तीन ऐसे दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको लिखना होगा। तो आपको घर पे तैयारी ऐसी करनी है कि इसमें से ही कोई फंस जाए। जो 3 है वो यदि आप 50 ऐसे तैयार करते हैं, इतना तो मिनिमम करना ही पड़ेगा आपको, तो उसमें से ये कोई एक फंस जाए। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन पे यदि आप तैयार करते हैं तो ये संभावना प्रबल हो जाती है कि जो आपका जो ऐसे है वो 3 में से कोई एक फंस ही जाएगा। तो सबसे पहला है कि आप इसके लिए अपने टीचर, जो अभी कहीं भी आप पढ़ते हैं या फिर आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, तो आप एक टीचर की हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने जो देखा है प्रीवियस ईयर के पेपरों को, और सारे जो पेपर्स हुए हैं जो डिस्क्रिप्टिव के होते हैं, उनको देखने के बाद कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप जो यहाँ पे आप मेरा हेल्प ले सकते हैं। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को, इन्हीं टॉपिक्स से जो संभावना है कि वो आ जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको जो टॉपिक्स कौन से तैयार करने हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी बातें हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको रिसेंट जो जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं
उन पे एक जो आप एक ऐसे है जो तैयार कर लें, ठीक है। इसके जो ऐसे आप तैयार नहीं करेंगे, आप तैयार क्या करेंगे, तो एक रफ व्यू तैयार करेंगे, ठीक है। एक रफ व्यू इस पे तैयार करेंगे, जिस इसके कुछ पॉइंट जैसे आप लिखेंगे क्या इसमें, तो आप इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद उसका जो बॉडी पार्ट्स है उनमें 3 से 4 पैराग्राफ आप लिख लेंगे उसके बारे में, और जो एक लास्ट है जो कंक्लूजन लिख लेंगे। तो कोई भी जो आप पॉइंट उठाएंगे तो उसके यही 3 पार्ट आप लिखेंगे, और ऐसे ही आप अपना ऐसे तैयार कर लेंगे, और उसको रिवाइज हमेशा करते रहेंगे, और उससे आप प्रैक्टिस ऐसे की करते रहेंगे उन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रख के, ठीक है। तो आप रिसेंट टॉपिक्स को तैयार कर लें, रिसेंट टॉपिक्स में ही आपका क्लाइमेट चेंज भी आ जाएगा, एनवायरनमेंट में ही आ जाएगा। आप सबसे इम्पोर्टेंट ये कौन सी है, तो ये गवर्नमेंट स्कीम है। दो ही चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, रिसेंट टॉपिक और गवर्नमेंट स्कीम्स, इन्हीं को एलोबरेट करके इतने सारे टॉपिक्स निकाले गए हैं। तो आप इन दोनों टॉपिक को सबसे ज़्यादा ध्यान दें, कौन सा, तो रिसेंट टॉपिक्स और गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। उसके बाद जो जितने भी इम्पोर्टेंस जो सबमिट्स होती है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो सबमिट्स होते हैं उनको ध्यान में रखा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जो COP20 को पूछा गया था, COP15, ठीक है, COP15 पिछली बार पूछा गया था। तो इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो उन्हीं को देखें, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे नहीं पूछी जाएगी। जो एजुकेशन है, भारत में एजुकेशन कैसा है, लिटरेसी रेट, ये सब पे भी आने की संभावना बन जाती है। तो एजुकेशन पे एक ऐसे ज़रूर तैयार कर लें। हेल्थ जो है, भारत में हेल्थ की स्थिति क्या है, प्रेजेंट स्थिति जो सिचुएशन भारत में क्या है, उससे रिलेटेड आ सकती है, और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इससे ऐसे आने की संभावना अधिक हो जाती है, तो इसे आप तैयार कर लें। उसके बाद सोशल मीडिया है, ये थोड़ा सा कम संभावना है। रिलीजियस तो ना के बराबर संभावना है, ये नहीं आने की संभावना है। डेमोक्रेसी से आ सकता है, जुडिशियरी से ना के बराबर संभावना है। ये आ सकता है, ठीक है। कोई भी फेमस पर्सनालिटी है, पर्सनैलिटीज हैं, उसके जो व्यू हैं वो आ सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी के आ सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के आ सकते हैं, विवेकानंद के आ सकते हैं, राजा राम मोहन के आ सकते हैं। तो इस तरह से इनके व्यूज़ आ सकते हैं। उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी जो रिलेटेड है, जैसे अनटचेबिलिटी हो गए, जो कास्ट सिस्टम हो गया, इस सब से रिलेटेड भी आपको टॉपिक आ सकते हैं। टूरिज्म आने की संभावना बनती है, लेकिन उतने इम्पोर्टेंट ये नहीं है टूरिज्म। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए, उससे आ सकते हैं। ये प्रबल संभावना बनती है, क्योंकि आजकल हम डिजिटलाइजेशन के दौर में हैं। तो ई गवर्नेंस पे आ सकती है कि कैसे ई गवर्नेंस जो है वो गवर्नमेंट को जो जो अपने जो जितने भी स्कीम है उनको लागू करने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद अर्बनाइजेशन आ सकता है, एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी भी आ सकता है, ग्लोबलाइजेशन भी आ सकता है, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट भी आने की संभावना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनसे जो ऐसे है आपके आने की संभावना है। तो आप चूज करेंगे टॉपिक, इन्हीं में से आप टॉपिक्स चूज करते रहेंगे। तो जो इन सब पे यदि आप अपना ऐसे तैयार कर लेते हैं, लगभग आपको 3 ऐसे के लिए 50 तो तैयार करने ही पड़ेंगे, तभी आप जो वो आपके 3 में से कोई 50 में से फंस जाएंगे। 3 में से आपको एक ही फंसाना है, तो फंस ही जाएंगे यदि आप 50 तैयार कर लेते हैं तो। ये ऐसे कितने टाइप के होते हैं, ये जो टॉपिक है इसमें आपको नरेटिव ऐसे होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, एक्सपोजिटरी ऐसे होता है, और परसुएसिव ऐसे होता है। इन जो ऐसे के टाइप हैं, इनको आगे के जो स्लाइड्स हैं उनमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे थोड़े थोड़े में, ठीक है। जैसे सबसे पहला है रिफ्लेक्टिव ऐसे। तो रिफ्लेक्टिव ऐसे में क्या है, तो इसमें आपको रिफ्लेक्शन होगा थॉट्स का, ठीक है, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स को तैयार कर लेने हैं। जैसे कि हैबिट से रिलेटेड आ सकता है इसमें, कि आपका गुड हैबिट, बैड हैबिट, इससे रिलेटेड। सोशल इशू आ सकती हैं, पॉलिटिकल इशू आ सकती हैं, जो डोमेस्टिक टॉपिक्स हैं वो आ सकते हैं इसमें रिलेटेड। आपको इसी में फिलोसफिकल सब्जेक्ट भी आ सकता है, ये पूछे जाने की संभावना एकदम नहीं है। ये यूपीएससी में आजकल खूब पूछा जाता है फिलोसफिकल सब्जेक्ट पे, रिलीजियस पे नहीं पूछा जाएगा, टेक्नोलॉजी पे, थियोलॉजिकल में भी नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें आपको सिर्फ कौन से तैयार करना है, आपको हैबिट्स पे तैयार करना है, ये भी संभावना ना के बराबर बनती है। आपको सोशल पे तैयार कर लेना है, पॉलिटिकल हो गया, और जो डोमेस्टिक जितने भी इश्यूज हैं वो उससे रिलेटेड इस पे एसेज आ सकते हैं। जो हैबिट है उसको जिसमें आपको उसके एडवांटेज को बताना होगा, उसके डिसएडवांटेज को बताना होगा, उसके जो कितने उससे जो डिसएडवांटेज है उसको आप कोटेशन दे दें,
उसमें स्टोरीज दे दें, छोटे छोटे हिस्टोरिकल व्यू दे दें, तो ये जो आपको ऐसे हिस्टोरिकल व्यू दे दें जो आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट करे, ठीक है, तो वो आपके लिए जो आपको जो एक अच्छे नंबर दिलाने की संभावना यहाँ से बन जाती है जब आप इन इन चीज़ों को ऐड करेंगे। जिसमें सोशल में है, इसमें आपको जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उनको डिस्कस कर लेना है, ठीक है। तो यदि आप जो डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस को, तो आप इससे जो आपके नंबर है वो अधिक आने की संभावना प्रबल हो जाती है। जो फिलोसॉफिकल ऐसे है, ये आने की तो संभावना ना के बराबर बनती है। जो दूसरा होता है वो नैरेटिव ऐसे होता है, इसमें आपको हिस्ट्री बताना होता है, हिस्टोरिकल हो जाएगा, कोई भी इवेंट हो, उस सीरीज हो, उसके बारे में आपको बताना होगा। जैसे हिस्टोरिकल ऐसे आपको पूछ दिया जाए तो इसमें जितने भी लीजेंड हैं उनके हिस्ट्री के बारे में पूछ दिया जाएगा, जैसे कि महाराणा प्रताप के बारे में पूछ दे, तो इन सब जो जितने भी इमिनेंट है, जैसे महात्मा गांधी के पूछ दे, तो इस सब से आपको पूछा जा सकता है नैरेटिव ऐसे में। इसमें जो आपको बायोग्राफी के बारे में पूछ दिया जाए कि जो जो जैसे कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूछ दिया जाए, जो शिवाजी हैं उनके बारे में पूछ दिया जाए, ये सब संभावना बनती है। जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूछ दिया जाए। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सीडेंट एंड नेचुरल डिजास्टर में, इसमें आपको एनडीआरएफ के बारे में पूछा जा सकता है। ये संभावना पूरी बनती है क्योंकि जो अभी आप देखे होंगे कि टर्की का नाम टर्कीये कर दिया गया है, तो टर्कीये में अभी भूकंप आया था, उसमें भारतीय एनडीआरएफ का रोल बहुत ही अधिक था, ठीक है। तो ये एनडीआरएफ जो नेचुरल डिजास्टर है उसमें आ सकता है, जिसमें फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इन सब से रिलेटेड हो सकता है। जो पार्ट 4 होता है वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, इसमें आप डिस्कशन करते हैं किसी भी चीज़ों के बारे में, जैसे एनिमल, प्लांट्स, मिनरल, इसके बारे में डिस्कशन कर दें। आप टाउन, कंट्रीज, बिल्डिंग के बारे में डिस्कशन कर दें। जो कोई एस्पेक्ट है, कोई फिनोमिना है वो नेचर का, उसके बारे में आप जो इस पे जो डिस्क्रिप्शन दे, तो ये डिस्क्रिप्शन वाला ऐसे जो होता है उसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहा जाता है। जो एक्सपोजिटरी ऐसे है, नेक्स्ट एक्सपोजिटरी ऐसे होता है, इसमें एक्सपोजिशन आप देते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं आप किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो इसमें आपको इंस्टीट्यूशन का कोई एक्सप्लेनेशन देना हो, ठीक है, कोई एक ऑक्यूपेशन का आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़े, कोई साइंटिफिक टॉपिक हो, तो ये पूछे जाने की संभावना बनती है साइंटिफिक टॉपिक के बारे में। तो इसमें आपको यदि इवोल्यूशन पूछ दिया जाए, एस्ट्रोनॉमी पूछ दिया जाए, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो एक्सपोजिटरी ऐसे में पूछे जाने की संभावना बनती है। जो इसमें आपको लिटरली टॉपिक भी पूछे जाते हैं, जैसे नेचर ऑफ लिटरेचर, जो लिटरेचर जैसे रिलेटेड जो कवि हैं, जो लिटरेचर है, उनसे रिलेटेड भी संभावना बनती है पूछे जाने की, तो इन टॉपिक्स को भी तैयार करेंगे। नेक्स्ट जो है वो इमेजिनेटिव ऐसे होता है, इसमें आप इमेजिनेशन करते हैं अपने फीलिंग को, तो ये जो टाइप्स है, ठीक है, ये सिर्फ टाइप्स थे जो ऐसे के टाइप हैं। जिसमें आपको ऐसे को स्टार्ट कैसे करना है, तो एक जनरल ओवरव्यू हमने उस समय देखा था, तो इसमें हम जो ऐसे है उसको आगे कैसे बढ़ाएं इसके बारे में देखेंगे। तो ऐसे है उसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए। तो आपको एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए हमको स्टार्ट करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको प्रिपरेशन जरूरी है। यदि आपको कोई नया टॉपिक दे दिया जाए तो आप नहीं लिख पाएंगे, ये संभावना पूरी बनती है। तो आपको प्रिपरेशन जरूरी है। तो जनरल प्रिपरेशन में क्या करेंगे, तो आप रीडिंग करेंगे। रीडिंग के लिए मैंने सोर्सेज बता दिए हैं। उसके बाद जो रीडिंग आपने किया उस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है उस पर अपना थीसिस बनाएंगे। तो इस तरह से आप जो टॉपिक्स हैं उनको बना सकते हैं। उसके बाद जो स्पेशल प्रिपरेशन होता है उसमें आप डिफाइन करेंगे। जब आपने सब्जेक्ट यहाँ से ले लिया, इससे सब्जेक्ट आपने ले लिया, तो उसके बाद आप जो सब्जेक्ट है उसको डिफाइन करेंगे, उसके बारे में मटेरियल कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो आपका रीडिंग होगा, जो मटेरियल है उसको रीडिंग करेंगे सब्जेक्ट का, उसका कलेक्शन बनाएंगे एक, और जो कलेक्शन उसमें बनाएंगे उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। और इस तरह से आपका रफ जो है वो ऐसे का जो रफ है वो तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप इसे जो फ्रेश पेज है उस पर लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि लॉजिकल जो अरेंजमेंट है वो पैराग्राफ्स का होना ज़रूरी है, तो इस पर ध्यान रखें। जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे का कैसा होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यदि आप ये जान जाते हैं तो आपको किसी भी टॉपिक पे यदि नॉलेज हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर जो होता है उसमें आपका इंट्रोडक्शन होता है,
उसका बॉडी पार्ट होता है और उसका कंक्लूजन होता है। तो जो इंट्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, तो ये सिर्फ जो आपका टॉपिक है उसको उस पे आप जनरल आइडियाज़ देते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, जनरल आइडियाज़ के साथ। और जो ये इस पे आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट जो है अभी आप वहाँ पर देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें यूज की जाती है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं कि जो इंट्रोडक्शन है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो मेन सेंटेंस आप लिखने वाले हैं उसके जो मेन आइडियाज़ हैं वो इंट्रोडक्शन में लिखें, जिससे जो व्यक्ति पढ़ने वाला है, जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा, उसे एक ओवरव्यू मिल जाए कि जो ऐसे है वो किस दिशा में जाने वाला है, किन किन पॉइंटों पे चर्चा आगे बॉडी पार्ट में होने वाली है। तो जो बॉडी पार्ट है इसमें आपको एक्सप्लेन किया जाता है, जितने भी आपने जो इंट्रोडक्शन दिए उसी को इसमें एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। और उसके इसमें जो कई सारे पैराग्राफ जो ऐड किए जाते हैं, ये मैंने अभी कई बार बता दिए हैं कि मोर पैराग्राफ इसमें ऐड किए जाते हैं। लगभग 500 शब्द हैं, तो हमें 3 से 4 पैराग्राफ ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कंक्लूजन है इसमें आप समरीज देंगे। जो कंक्लूजन है वो भी बॉडी पार्ट्स एंड कंक्लूजन जो इंट्रोडक्शन है उससे रिलेटेड होंगे। ये तीनों इंटरलिंक्ड या इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। और जो आपने जितने भी आर्गुमेंट इंट्रोडक्शन या बॉडी पार्ट्स में दिए उनको आप यहाँ पे जो कंक्लूजन है उसमें सपोर्ट या जो आपको जो फुलफिल करने की कोशिश करेंगे डेटा या एग्जांपल्स के साथ। ये देखिए ये कैसे है, इसमें मैं जो है आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको 3 पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जो पहला पार्ट है ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये इंट्रो है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो बॉडी पार्ट है, ठीक है, बॉडी पार्ट है। इसमें आपको कई सारे पैराग्राफ दिख रहे हैं, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 2 है, और उसके बाद ये जो दिया हुआ है वो कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये इस तरह से कैसे जो है उसकी तैयारी होनी चाहिए। तो आपने जो ऐसे है उसके जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लिया होगा। अब मेन पार्ट है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे होगा, इसमें किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो इंट्रोडक्शन है उसमें आपको डेफिनेशन दे सकते हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट जो पूछ रहा है तो उसके बारे में डेफिनेशन कर सकते हैं। आप कोई कोट्स से तैयार कर सकते हैं, जैसे गांधी का कोई कोट, जैसे सोशल जो है उस पर पूछ दिया जाए या कास्ट सिस्टम पे पूछ दिया जाए तो आप भीमराव अम्बेडकर के कोई कोट से इसे स्टार्ट कर सकते हैं, या महात्मा गांधी के कोई भी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको कोटेशन जो है वो इसे भी तैयार कर लें। उसके बाद यदि कोई स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड पूछे, जैसे यदि आपको पूछ दिया जाए पॉपुलेशन से, तो आप जो गवर्नमेंट के पॉपुलेशन से रिपोर्ट आई है उनसे दे सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट से यदि पूछ दिया जाए तो उस पर जो गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक है, इंडाइसेस हैं, उनसे रिलेटेड आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। एक मतलब फैक्ट से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें जो जनरल रिमार्क्स दे सकते हैं जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड जनरल रिमार्क्स भी दे सकते हैं इसमें आप, जिसमें आप एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे कि जो सब्जेक्ट है उससे जो उसके क्या कंक्लूजन निकल रहे हैं एक छोटे ओवरव्यू में, ठीक है। उसके बाद आप जो इसी जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप ब्रीफ जो है वो तैयार करेंगे, एक अपना बेस जो है वो बिल्डिंग तैयार करेंगे बैकग्राउंड का, ठीक है। एक बैकग्राउंड जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने दिया उसी पे अपना जो बॉडी पार्ट है वो उसी का बेस वो तैयार, ऐसा इंट्रोडक्शन लिखें कि जो ये इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये बेस तैयार हो। किसका बेस तैयार हो? किसका? तो ये बॉडी पार्ट का, ठीक है। बॉडी पार्ट का बेस तैयार होना चाहिए इंट्रोडक्शन से, ठीक है। और जो इंट्रोडक्शन हो उससे पता चले कि इसमें जो हमारा ऐसे है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है। किन किन बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं उन सभी पॉइंटों को इंट्रोडक्शन में देना आवश्यक है। एक इंट्रोडक्शन है, यही आपके जो व्यू है उसको दिखाएगा, जो आपका एग्जामिनर पढ़े तो उसे इसके बाद इंटरेस्ट आए कि आखिर जो स्टूडेंट्स ने लिखा है ये किस व्यू तक जाने वाला है। तो आपका ये चेहरा की तरह काम करता है, ठीक है। यही देखने के बाद जो व्यक्ति है वो आगे की ओर बढ़ता है। जो नेक्स्ट है वो बॉडी पार्ट है, जिसमें हम सबसे पहले तैयार एक करेंगे ब्लूप्रिंट। कई बार बोल रहा हूँ, एक रफ जो प्रिंट है वो तैयार करेंगे, मतलब सीधा सीधी बात है, एक नोट्स आप तैयार कर लेंगे जिसमें आपको जितने भी पॉइंट्स इनसे रिलेटेड हैं उन सभी को इसमें रखेंगे। जैसे इसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखेंगे तो आप सेलेक्ट करेंगे पॉइंट को। जो टॉपिक है सबसे पहले सेलेक्ट करना हो कि हम किस टॉपिक पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बता दिया है कि टॉपिक्स को कैसे चूज करेंगे। जो अपने आइडियाज़ हैं उनको लिख लें,
जो रफ पेज है उस जिसमें आपको जो आइडियाज़ हैं, आपके थॉट हैं, कीवर्ड हैं टॉपिक से रिलेटेड, उनको एक जगह आप लिख लें। उसके बाद आप जो बॉडी पार्ट्स हैं उसकी ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आइडियाज़ होते हैं इनसे आप इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे। और उसके बाद आप बॉडी पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, इसमें आप कई सारे पैराग्राफ बनाएंगे। ठीक है, मिनिमम 3 आप बना लें, 1 2 3, क्योंकि हमें 500 शब्द में ही लिखना है, 500 वर्ड में ही लिखना है, तो 3 पैराग्राफ काफ़ी है। तो आप 3 पैराग्राफ बनाएंगे जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड, और जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट को इसी में जो आपने टॉपिक्स दिया है, जो इंट्रोडक्शन दिया है, उसको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इन तीनों पैराग्राफ से। ठीक है, उसके बाद जो आप जो लेयरिंग करेंगे इसको, ठीक है, आप जो है उसकी जो लेयरिंग ज़रूरी है, क्योंकि आप जो कौन इसमें जो 3 पैराग्राफ है इनमें कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से आप इसे रीअरेंज जरूर कर लें। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे जिनको आपको बॉडी पार्ट्स में ध्यान देना आवश्यक है। नेक्स्ट जो है वो कंक्लूजन है, ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, वो आपको जो इंटरेस्ट आपने जो इंट्रो था, जो इंट्रो से इंटरेस्ट आपने जो एग्जामिनर है उसका जो बनाया था, आपने इंटरेस्ट जो उसमें जगाया था कि आप इसे पूरा पढ़ें। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट आपने जगाया था इंट्रो में टॉपिक से रिलेटेड, उसको आपको यहाँ फुलफिल करना है। जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसे आप सेटिस्फाई करेंगे कि हमने जो इंट्रोडक्शन और बॉडी पार्ट में जितनी भी चीज़ें बताई उसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो गुड कंक्लूजन में क्या क्या कंसिस्ट होना चाहिए, ये कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए इसमें। तो इसमें जो आपने आर्गुमेंट दिया है उसको सम कर दें। ठीक है, उसको समराइज कर दें। ठीक है, जितने भी आपने आर्गुमेंट्स दिए हैं उनको समराइज करें और उनको फैक्ट और एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, कंक्लूजन में प्रूफ करने की कोशिश जरूर करें। जो फाइनल कंक्लूजन होना चाहिए, ये जो सब्जेक्ट है उसी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, नहीं कि जो अलग जो रैम्बल आप कर जाएं, भटकना नहीं है। ठीक है, रैम्बल नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए आपका कंक्लूजन। यहाँ पे आप सुटेबल कोटेशन भी दे सकते हैं जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में दिया था, और जो सेंटेंस है वो एक्सप्रेस करें, जो मेन पॉइंट है, आप जो आपका मेन पॉइंट है उसके थ्रू आप क्या कहना चाह रहे हैं वो एक्सप्रेस सेंटेंस के थ्रू इसमें आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक गुड कंक्लूजन लिख सकते हैं। एक एग्जांपल से हम देखेंगे कि ये जो मैंने सारी बातें बताई इसको कैसे लिखना है। तो जैसे हमारा टॉपिक यहाँ पे है पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसमें इंट्रो हम क्या लिखेंगे, तो ये देखिए ये इंट्रो लिखा है कि पॉपुलेशन मीन्स मैन पावर। ठीक है, बट नाउ it's become one of the major problem of world faces. The world population is growing rapidly, often refer to population explosion. ठीक है, जो इसमें मैं जो कहने का कोशिश किया जा रहा है कि जो मैन है, यदि पॉपुलेशन बढ़ता है तो मतलब ये इसका मतलब कि वर्क पावर बढ़ रहा है व्यक्ति का। ठीक है, व्यक्ति का वर्क पावर बढ़ रहा है, लेकिन यदि गवर्नमेंट, यदि जो सोशल जो इन्वायरमेंट है वो उस व्यक्ति को रोजगार नहीं दे पाए, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए, तो वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो देश के लिए या वर्ल्ड के लिए हानिकारक होगा। इस तरह से हमने जो अपना एसे है उसकी शुरुआत की थी, ना कि नेगेटिव पॉइंट से हमने शुरुआत नहीं की। देखिए, मैन पावर से हमने शुरुआत की, मतलब पॉजिटिव पॉइंट से हमने जो एसे है उसकी शुरुआत की, पॉपुलेशन ग्रोथ के एसे जो इसकी शुरुआत की। जो नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ आ गया तो वो इसके सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्सों को ही देखते हैं। तो नहीं, हमेशा कोशिश करें कि पॉजिटिव पॉइंट से ही जो इंट्रो है उसकी शुरुआत करें। उसके बाद जो एलोबरेशन किया, जब जब यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन तक पहुँच गया है। यहाँ पे आप कुछ डाटा डाल सकते हैं, जैसे एक्सपर्ट बोलते हैं कि 2027 है 2028 तक हमारा जो मतलब कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो कितना होने वाला है, विश्व का पॉपुलेशन कितना होने वाला है। तो इन सभी बातों को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें जो ये जो एक सीरियस प्रॉब्लम बन रहा है जिससे क्या होने वाला है, तो हंगर इससे आएगा, इससे क्राउडिंग बढ़ेगी, ओवर क्राउडिंग होगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी इससे आएगी। तो ये सब आप बातें इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो बॉडी पार्ट है उनमें क्या लिखना है, तो मैंने बार बार कहा कि आप पैराग्राफ तैयार कर ले। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ में यहाँ तैयार किया है मैंने। ठीक है, तो इस तरह से आप बॉडी पार्ट्स को तैयार करेंगे। ये एक रफ नोट्स है। ठीक है, इसी के थ्रू आप अपना एसे जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जो आपको जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये कैसे बढ़ा,
ठीक है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ा इस पे बात करेंगे। सबसे पहले पहला पैराग्राफ में इसी पे बात करेंगे। तो कैसे बढ़ा, तो ये जो आजकल जो हम ग्लोबलाइजेशन हो रहे हैं, हमारे जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण हमारा जो बेटर फूड मिल रहा है, हमको जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो ज़्यादा मिल रही है, सफाई सुविधा जो ज़्यादा मिल रही है, गवर्नमेंट जो कई सारे स्कीम्स ला रहे हैं जिसके हेल्प से हमारा हाइजीन जो है वो बेटर हुआ है। इसी कारण से जो मॉडर्न मेडिसिन आ गई है, डॉक्टर्स का इतना जो साइंस में डेवलपमेंट हुआ है, इस कारण से हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज हो गया है। जो मरने का दर है वो कम हो गया है। ठीक है, ठीक है, हम मर ज़्यादा जो व्यक्ति है वो मोर्टेलिटी रेट यहाँ का ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वहीं जो आप यहाँ का जो रिप्रोडक्शन रेट है वो लगभग, मैं एग्जैक्ट डाटा की बात करूँ तो मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन भारत का एग्जैक्ट अभी 2.2 होना चाहिए। एक जो 2.2% शायद है। एक जो मतलब परसेंट नहीं हो गया, एक जो महिला है वो अपने पूरे जीवन में 2.2 बच्चे पैदा कर सकती है, यही रिप्रोडक्शन रेट कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि पॉइंट में है, तो ये एक सिर्फ एवरेज है। ठीक है, इसको शायद हमको 2.1 या नहीं, भारत का अभी 3.1 होगा मेरे हिसाब से। मुझे थोड़ा नंबरिंग में जो उतना जो मेरे दिमाग से फिसल रहा है कि वो क्या है, तो आप डेटा चेक कर लें। ठीक है, तो ये शायद 3.1 भारत का है, और जो यूएनओ ने कहा है वो 2.2 या 1 होना चाहिए। तो जो बेसिक सी पॉइंट है कि आप जो यहाँ पे कोशिश क्या कर रहे हैं, तो जो रिप्रोडक्शन रेट है उसको बताने की कोशिश करें। यहाँ पे डेटा तो आपको याद रखना ही होगा, मेरे दिमाग से तो डेटा फिसल रहा है अभी। तो हमारे जो कॉजेज़ यहाँ देने होंगे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसे हो रही है। ठीक है, तो इसी कारण से जो मोर्टेलिटी रेट घटी है, इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो भारत की बढ़ती जा रही है, विश्व की बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग भारत की है वो 69 ईयर है, मतलब एक व्यक्ति जो है वो 59 साल एवरेज जीता है। ठीक है, यहीं जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें ये 72 से 73 साल भी कई देशों में मिलेंगे, कई देशों में आपको 80 साल मिलेंगे। तो ये क्लाइमेट, वहाँ के जो क्लाइमेट है और जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं, किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, उस पर ये निर्भर करती हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी जो है वो एक कारण है जनसंख्या ग्रोथ का, क्योंकि जब व्यक्ति घर में रहता है तो उसे कोई काम नहीं रहता है। ठीक है, तो जब एम्प्लॉयमेंट नहीं हो तो ये भी जो अनएम्प्लॉयमेंट भी है एक जो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण हो सकता है। उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, जो लिटरेसी है वो कम है, जिसके कारण से भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, और कुछ रिलीजियस कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, आप इन बातों को भी याद रखें। उसके बाद जो पॉपुलेशन होता है उसका मतलब ही होता है कि वो पावर है, जैसा कि हमने इंट्रो से तैयार किया था, उसमें जो इंट्रो है उसको एक्सप्लेन यहाँ करेंगे। यहाँ पे एक कोटेशन आप यूज कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो हम जानते हैं कि जो माउथ है उसको जो ज़्यादा लोगों को फीड करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो ज़्यादा वर्क तो मिलेगा, जो वर्क करने के लिए व्यक्ति भी तो ज़्यादा आपको मिलेगा, ज़्यादा काम करने के लिए हाथ भी तो मिलेगा। मतलब आप इन जो पॉपुलेशन है उनको यदि आप वर्क दे दें तो आपका जो ग्रोथ है, जो आपके जो कंट्री का ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ है कि जो रोज़गार है वो गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, चाहे वो भारत हो या कोई भी देश हो। जो जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ तो मिल जाते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग या अनडेवलप्ड कंट्री है वहाँ ये समस्या बड़ी हो जाती है। एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जो हमारा लैंड है वो सीमित है। तो जनसंख्या इस पे भी निर्भर करती है कि हमारे जो लैंड है वो है कि नहीं, रिसोर्सेज है कि नहीं उन जो जनसंख्या को फीड करने के लिए। इसमें इन बातों को भी आप ऐड कर सकते थे कि जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो वो जो इसमें कैसे जो फूड को इंक्रीज किया, जो फूड ग्रोथ है उसको इंक्रीज किया। ठीक है, उसके बाद आप इसमें जोड़ सकते हैं कि जेनेटिकली जो फूड आ रहे हैं, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड आ रहे हैं, हाइब्रिड जो फूड आ रहे हैं, वो सब भी इसमें हेल्प करेंगे जो फीड करने के लिए। तो जो साइंटिफिक रोल है वो अधिक होता जा रहा है इसमें। जो पहले जो लौकी होती थी वो 2 मीटर की होती थी, अब वो इतने लंबी होने लगी है। जैसे अमरूद पहले ऐसे छोटा होता था, वो अब इतना बड़ा हो गया है। तो वो जो हाइब्रिड फूड्स हैं ये तो फीड करने में हेल्प करेंगे, लेकिन आपको लैंड जो है वो सीमित है। तो उसी के अनुसार जो है वो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी को ध्यान में रखा जाता है। इन सब पॉइंटों को भी आप पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद आपको जो तीसरा स्टेप्स है, इसमें जो सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हैं वो देख सकते हैं। लिटरेसी रेट के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से लिटरेसी रेट है जो वो पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट करता है। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज के कारण किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है भारत की, ठीक है, या फिर कोई भी वर्ल्ड की। जो गवर्नमेंट स्टेप इसमें क्या ले रही है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या चलाई जा रही हैं, इन सब पे आप दे सकते हैं और अपना एक ओवरव्यू दे सकते हैं कि सॉल्यूशंस इसके लिए क्या होने चाहिए। उसके बाद आप लास्ट जो है वो कंक्लूजन देंगे कि ओवर पॉपुलेशन में लीड मैनी इशू लाइक डिप्लेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपके नेचुरल रिसोर्सेज है वो कमी हो जाएगी, इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन बढ़ेगा, डिग्रेडेशन होगा एंड लॉस ऑफ सराउंडिंग। ऑल कंट्रीज मस्ट टेक इमीडिएट स्टेप टू कंट्रोल मैनेज ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो एक बॉडी बनानी चाहिए, एक वर्ल्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जो इशू है इस पे बात करें। तो इस तरह से आप अपना जो कंक्लूजन है उसको दे सकते हैं। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नॉलेज इज ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस। ये जो मैंने बातें बताई इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा जब आप इन पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही जो मैन है उसे परफेक्ट बनाता है। तो आप प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दें, खूब ध्यान दें प्रैक्टिस पे। जो क्वेश्चंस हैं मैं तो देता ही रहूँगा, लेकिन आप भी बुक्स प्रैक्टिस खूब करें, खूब लिखें, तभी आपको जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग और लिखने का जो आदत है वो आ जाएगा। तो हमने एक लंबा वीडियोस हो गया होगा, तो एक लंबे वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एक लेटर, अच्छा लेटर है वो, अच्छा जो एसे है वो लिखना चाहिए। कई जो व्यक्ति हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो डिमांड कर रहे थे इस टॉपिक का, तो आज मैंने ये टॉपिक जो रिकॉर्ड कर ही लिया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, जो मैंने जिस तरह से डेवलप किया है, इस जो समझाने की कोशिश की है, स्लाइडर को बनाया है, उस तरह से आपको आशा करता हूँ कि आपको अच्छा ही लगेगा। इसमें जो हमारी जो मेरी मेहनत है वो काफ़ी लगी है, जो कंटेंट तैयार करना, किस तरह से चीज़ों को डिलीवर करना है, किस तरह से अरेंज करना है, जो ये सारी बातें हैं, तो ये मैंने इस पर काफ़ी मेहनत किया है जो कंटेंट्स को तैयार करने में। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा और आप जो इस पर प्यार बनाएंगे। तो आप ये जो वीडियो है उसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें, और इस पे जो लाइक है वो लाइक की संख्या आप बढ़ाएं, कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं कि यहाँ पे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है, उसकी तैयारी जो अच्छे तरीके से कराई जा रही है। जो आप टेलीग्राम चैनल से वीडियो के पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे। मेंस राइटिंग के लिए जो प्रैक्टिस ग्रुप चल रहा है वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आप वहाँ पे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और मैं जो है वो खुद आपको जो आपके जो रेटर राइटिंग है उस पर फीडबैक देने की कोशिश करता हूँ एज पॉसिबल। तो चलिए, थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए।